हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। पाकिस्तान ने एलओसी में एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है और सैनिकों के शव के साथ बर्बरता की है। पाक की इस नापाक हरकत पर देश में गुस्सा है। एक सुर में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग तेज हो रही है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कुछ घंटों पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उम्मीद है घाटी के हालात सुधारने के लिए जल्द ही कड़े आदेश दिए जा सकते हैं। फिलहाल पिछले 6 महीनों में तीसरी बार जवानों के शव के साथ बर्बरता की गई है। उस पर बड़ी बात यह है कि अब पाक की सेना ने भारत के इस आरोप पर कार्रवाई करने लायक सबूत मांगे हैं। वहीं पाक सेना ने भारत के आरोपों को खारिज कर दिया है। यही है हमारा आज का विशेष, हम देंगे जवाब। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया और फायरिंग की आड़ में भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग टीम के 2 जवानों की हत्या कर उनके शवों के साथ बर्बरता की। कृष्णा घाटी में पाकिस्तान के द्वारा अचानक रॉकेट और मोर्टार दागे गए, जिसमें देवरिया के बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर और तरनतारन के परमजीत सिंह शहीद हो गए। शहीद परमजीत को तरनतारन में नम आंखों से विदाई दी गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की इस हरकत को घृणित कार्रवाई बताया। भारतीय सेना ने कहा कि इसका माकूल जवाब देंगे। पुंछ जिले की कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर हुई घटना पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और पाकिस्तान को इसका कड़ा जवाब देने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि भारतीय जवानों ने पाक सीमा में घुसकर पाकिस्तान के 7 जवानों को मार गिराया, लेकिन देश अब इससे अधिक कुछ और चाहता है। नापाक पड़ोसी की इस करतूत से पूरा देश गुस्से में है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। पड़ोसी की इस हरकत से पूरा देश गुस्से में है, आक्रोश में है और पूरा देश एकजुट है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास मुंदरिया, कांग्रेस के नेता भूपेन गुप्ता, डॉक्टर डीडी वत्स रिटायर्ड कर्नल हैं और इसके साथ संदीप सिन्हा हमारे सहयोगी हैं, एसोसिएट एडिटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं आप डीडी वत्स, कर्नल डीडी वत्स, आप इस तरह की घटनाओं को, और ये बार बार दोहराई जा रही हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या किन्हीं असावधानी के कारण होता है और अब ऐसे समय में होना क्या चाहिए? देखिए, इस प्रकार की घटनाएं बॉर्डर्स पर होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में ये घटना हुई है और किस प्रकार से इस घटना को लिया जा रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा अपना सोचना है कि हमारे देश की सरकार को पॉलिटिकल लेवल पर और ब्यूरोक्रेसी लेवल पर यह देखना पड़ेगा कि जो अब की मार वाली जो पॉलिसी है कि अब के मार में देखूंगा, वो पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा और एक बार मार कर दिखाना पड़ेगा। चाहे वो मारना हो पॉलिटिकल लेवल पर, चाहे वो मारना हो इकोनॉमिक लेवल पर, चाहे वो मारना हो डिप्लोमेटिक लेवल पर, चाहे वो मारना हो कल्चरल लेवल पर, चाहे वो मारना हो स्पोर्ट्स लेवल पर, और अंत में सबसे अंत में अगर नहीं मिलता है कोई वो, तो मारना हो चाहे मिलिट्री लेवल पर। लेकिन हमारे देश की राजनीति को वो समय आ गया है कि एक डिसीजन लेना पड़ेगा और हमारे देश की सेना के हाथों को खोलना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे भूपेन गुप्ता? मैं कर्नल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज हालात ये हैं कि 3 साल से हम ये कह रहे हैं
कि हमारे लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और अब देखते हैं, अगली बार देखते हैं। और इसमें हमारे 575 सैनिक जो है शहीद हो चुके हैं। 900 से ज्यादा जो है हमारे निर्दोष नागरिक इन घटनाओं में मारे गए हैं। 1343 बार जो है हमारी जो है सीमा का अतिक्रमण किया गया है। ये घटनाएं छोटी नहीं है और इनकी उपेक्षा लगातार नहीं होनी चाहिए। आज कश्मीर की जो समस्या है, इसमें मैं ये देखता हूं कि सरकार एक तरफा एक रास्ता इख्तियार कर रही है। आज कश्मीर में जो कश्मीर की समस्याओं को हैंडल करने वाले लोग हैं वो कौन है, ये इस देश को जानना चाहिए और सरकार को भी बताना चाहिए कि सरकार ने उनको किस योग्यता के आधार पर वहां पर लगाया हुआ है। आज हैरानी ये होती है कि राम माधव जैसे लोग जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है वो कश्मीर की समस्या को हैंडल कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी खुलेआम ये कह रहे हैं कि जो है अगर कश्मीर में हम फेल हुए हैं तो राम माधव के अलावा इसका जिम्मेवार कौन है। आज कश्मीर का जो है मेरा सवाल मेरी पूरी तो हो जाए। मेरा सवाल ये था इसलिए कि मुझे लग रहा है कि हम कश्मीर समस्या नहीं कश्मीर समस्या नहीं, मैं सीमा पर ये देखिए, ये जो भी घटनाएं घट रही हैं ये भारत की केवल कश्मीर की सीमा पर ही घट रही हैं। ये कोई देश ये बिल्कुल लोकलाइज्ड है ये घटनाएं, और ये जो है संबंधित है उसी समस्या से, उस आतंकवाद से, इन्फिल्ट्रेशन से। ये आप देखें देश की हमारी सीमाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं, लेकिन ये घटनाएं जो है कंसंट्रेटेड एक पर्टिकुलर जगह पर ही है। मान लीजिए कश्मीर का माहौल अच्छा भी हो जाए तो भी क्या ये पड़ोसी जो है बाज आ जाएगा क्या इस तरह की चीजों से? पड़ोसी मेरा सवाल, अगर उधर हम चले जिस तरह की चीजें की हैं, खासतौर से इस बार बहुत बर्बरता दिखाई गई है। एक बार फिर पूरे देश में आक्रोश है और कोई भी ऐसा देश, इस तरह की सैन्य कार्रवाइयां तो आपस में होती रही हैं, लंबे सीमाओं का मसला है, बहुत बार होती है, लेकिन एक शहीद जवान का सर कलम कर लो, उसको ले जाओ, ये इस तरह की जो चीजें हैं इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसको मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसा कर्नल साहब ने कहा है, वत्स जी ने, मैं उस बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ कि सरकारें जब तक कमजोरी दिखाती रहेंगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगी, तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। हेमराज के मामले में क्या हुआ? क्या हम उसकी म्यूटिलेट बॉडी के लिए जो है जो हमारी सरकार है वो क्या संघर्ष कर पाई? क्या कहेंगे विकास साहब? देश आक्रोशित है, सरकार भी इसमें एक कड़क नजरिए के साथ प्रस्तुत हो रही है, और मुझे लगता है कि हमारे जो सैन्य बल है वो भी पेशवाराना अंदाज में जो कार्रवाई करनी चाहिए उसे अंजाम दे रहे हैं। और कल रात का भी हमने जो मसला सुना, भारतीय सेना ने क्या काम किया, बार बार चर्चा की जरूरत नहीं है। देखिए, पाकिस्तान, हम जो कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान का शक्ल है कि वहां का मीडिया और वहां की सेना उस बात को कबूल ही नहीं करती है। उसको मतलब वहां का जो इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें वो लोग नहीं करते हैं। अब लेकिन कर्नल वत्स ने एक बात कही, मुझे वो कुछ ठीक नहीं जचती है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक कोई पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को मारने का मसला नहीं था, जैसा अभी हमारे सैनिकों के साथ हुआ। ये बिल्कुल भारतीय सेना की तब भी सोच नहीं थी। भारतीय सेना ने आक्रमण किया था उन आतंकवादी, मतलब नॉन मिलिट्री पाकिस्तानी उन फोर्सेस पे जो आतंकवाद फैलाती थी हमारे देश में घुस के। तो उसे हमें पूरे देश में उसका समर्थन मिला, राजनीतिक समर्थन उस कार्रवाई को था, केवल उसमें इतना ही ताल्लुक है। बाकी सेना का वो अपना पेशेवर कार्य था जो सेना करती रहती, करना चाहिए। बीजेपी ने लगाया। मैं बिल्कुल, मैं आप लोग लेकिन एक बार फिर आऊंगा, सर्जिकल स्ट्राइक फिर आता हूँ आप लोगों के पास, लेकिन इसका जवाब इस पर बात करूंगा कर्नल समझ सिन्हा, क्या देख रहे हैं आप? लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है कि सीमा पार से इस तरह की चीजें हुई हैं। ये तो लंबे समय से, बरसों से चल रहा है, लेकिन इस बीच में ये कुछ ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी चर्चाएं बहुत होती हैं, मीडिया कवरेज भी कुछ इस तरह से होता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी हम बहुत जमकर बात करते हैं, और वहीं जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ये लगातार ये भी बहुत बढ़ गया है, इस पर भी बहुत चर्चा होती है। और जैसे मीडिया में लगातार छाया हुआ है, लोग भी लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, लोग
ये चाहते हैं कि अब इस बार कुछ सख्त जवाबदेही दिया जाए। अगर हम देखें कि इस बार शहीदों के सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पब्लिक प्रदर्शन कर रही है, आज भी दिन भर ऐसा ही रहा, और अब लोग ये चाहते हैं कि एक कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। और पाकिस्तान हमेशा से ही जो उसका एक नेचर रहा है कि हर चीज में पलट जाने का, इस बार भी कहीं ना कहीं वो फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक जो अभी उन्होंने बर्बरता से मारा है, अब उसको लेकर के उनका ये कहना है कि कश्मीर में इससे ज्यादा बर्बरता हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं फिर एक नया एक रास्ता दे दिया है बात करने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए सरताज अजीज ने, कि अब हम इसकी बात अभी ना करें। हालांकि 7 जवान अभी भी मारे गए हैं, मतलब हमारी इंडियन आर्मी ने मारा है वहां पे अंदर घुस करके, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी अपने नेचर की तरह हमेशा इसे मामले आता है चीजों को लेकर के। कभी भी ये भूपेंद्र गुप्ता कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी कोई चर्चा नहीं है, सन्नाटा है बिल्कुल। लेकिन पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक या इससे पहले भी हम वार्ता की देखें कि जो भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई, उसमें कहीं से भी चीजें ऐसे लगने लगती है शुरू में कि बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन फिर देखिए कि वार्ता होते होते या उससे जस्ट पहले कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ फिर से वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। लेकिन इस बार पब्लिक में या लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब क्या होता है आगे, लेकिन फिर भी डीजीएमओ लेवल की बातचीत के लिए फिर भारत कह रहा है कि हम इसमें बातचीत करेंगे, यानी फिर बातचीत पे ही बातचीत की तरफ हम बढ़ गए। लेकिन हम उनकी टीम को बुला लेते हैं, उनसे सर वो करा देते हैं, जांच करा देते हैं, बिल्कुल, फिर वो मुकर जाते हैं। और उनका तरीका बरसों से यही रहा है। बिल्कुल, वो कुछ भी नया, बिल्कुल उनका तरीका बरसों से यही रहा। और हमने इस बार तो एक ऐसा काम कर दिया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि ISI के भी अधिकारियों तक को हमने बुला लिया। जी जी। क्या कहेंगे कर्नल? बस सबसे पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक पर देखिए, किसी भी देश की जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो डिपेंड करता है वहां की उस देश की पॉलिटिकल विल पर, उस देश के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पर। उदाहरण के तौर पर जब बिल्कुल क्लियर मैंडेट दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराना है और नया देश बनाना है, तो 14 दिन के अंदर हमारे देश ने दुनिया के सामने एक अजूबा खड़ा कर दिया, एक नया देश बनाकर। इसी प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक एक संदेश दिया था मोदी जी ने पाकिस्तान को कि अपने रास्ते को बदलो, वरना हमने कैपेबिलिटी है कि हम आपको आपके घर के अंदर घुसकर भी हम सबक सिखा सकते हैं। जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक अब हिस्ट्री में है, वो बहुत दिन जा चुके हैं, उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब सर्जिकल स्ट्राइक से आगे क्या हो रहा है? आज की तारीख में हमारे देश की सेना का मनोबल सबसे कमजोर है, और उस मनोबल को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, मैं यूज कर रहा हूं वर्ड सिस्टमेटिक तरीके से, राजनीतिक लोग और ब्यूरोक्रेसी उसको तोड़ रही है। और किसी देश की सेना सिर्फ अपने मनोबल पर लड़ती है। इट्स नॉट द गन विच मैटर्स, इट्स द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। और प्लीज लुक आफ्टर दैट मैन। मैं जितने भी देश के जो नेता हैं या जो भी मैटर करते हैं उनसे सिर्फ हमेशा हर चर्चा में ये बात करता हूं कि मेरे देश के फौजियों का मनोबल मत टूटने दो, वरना ये देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे भूपेंद्र गुप्ता? यही बात है, और मैं ये बात अभी भोंदुया जी जिस तरह की बातें कर रहे थे उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पूरा देश जानना चाहता है कि भारत की इतनी भारी बहुमत की सरकार ने, इतनी सशक्त सरकार ने जो लव लेटर लिखने की चर्चाएं किया करती थी, आखिर किस ट्रीटी के तहत, किस एग्रीमेंट के तहत, किस अनुबंध के आधार पर पाकिस्तान की जो है सबसे खतरनाक और सबसे गंदी, जिसको ISI की जांच को एजेंसी को भारत के खिलाफ जांच के लिए बुलाया, ये बात तो देश को जानना चाहिए कि आखिर आपके बीच में ऐसे क्या संबंध, ऐसे क्या ताल्लुकात विकसित हुए हैं कि आपने अपने देश की जमीन पर हमला हम पर हुआ, पिटे हम, लोग हमारे मारे गए, और जांच पाकिस्तान कर रहा है। ये जो समझौते हैं, ये जो अंदर से हाथ मिले हुए हैं, ये किन कारणों से मिले हुए हैं, किस आधार पर मिले हुए, ये देश को जानना चाहिए और ये देश जानना चाहता है। और आज ये जो देश के अंदर ये माहौल है, ये जो देश में गुस्सा है, ये जो तकलीफ है देश को, वो इसीलिए है क्योंकि आपने जो है एक हाइप बनाई। आप तो बातचीत के रास्ते को आपने कभी माने नहीं।
आप तो उसे लव लेटर कहते थे, फिर आज बातचीत की टेबल पर बार बार क्यों जाते हैं आप और क्यों बातचीत करते हैं? ये आप देश को समझाइए, बताइए, आप इसके ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। आपने तो हमेशा इसको नापसंद किया। अगर जो बातचीत करते थे मनमोहन सिंह तो कौन कहता था कि वो तो देसी लुगाई है, देहाती लुगाई है? ये शब्द प्रयोग किए हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री। तो आज ये देश समझना चाहता है कि आप जिस आक्रामक के रास्ते पर जाना चाहते थे आज क्यों नहीं जा रहे? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि पाकिस्तान का जो में इस स्केल का हमारा जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया उसकी चर्चा करे और पूरी दुनिया पाकिस्तान के मुंह से जाने कि हिंदुस्तान ने उसको जवाब दे दिया है। रिजवान जी, मैं आपके जी कर्नल वैस कुछ कहना चाहते हैं? क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जैसे देश को हम मिलिट्री ऑप्शंस लास्ट में लेकर चलना चाहिए। हमारे पास में मिलिट्री ऑप्शन से पहले भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सबसे बड़ी ऑप्शन हमारे पास में है इकोनॉमिक ऑप्शन, लेकिन उसके लिए फिर दोबारा पॉलिटिकल विल की जरूरत है। अगर पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो हम आपको मतलब हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है इतने सालों से और पाकिस्तान ने हमारे को नहीं दिया। लेकिन ये इकोनॉमिक सैंक्शन या इकोनॉमिक तरीके से उसको समझाने के लिए हमारे को जो थर्ड रूट का इकोनॉमिक रास्ता है दुबई, वो उसको पहले रोकना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा रास्ता मैं बात कर रहा था डिप्लोमेटिक का। डिप्लोमेटिकली हमारे को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा अपने इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर में, हमारे को अपनी छवि को इतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि हर बड़ा देश यूएन, हर बड़ा देश और यूएन हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ सके और हमारे साथ में खड़ा हो जब भी कोई क्राइसिस खड़ा होगा, और क्राइसिस जल्दी खड़ा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। संदीप सिन्हा, अगर हम बात करें अपने सारे पड़ोसियों की, तो हर तरफ से जो पड़ोसी हैं तो कभी न कभी कहीं ना कहीं उनसे अक्सर हमें कई तरह की तकलीफें होती हैं। यहाँ तक कि नेपाल भी अब वैसा पड़ोसी नहीं रहा हमारा। आप तो नेपाल में भी रहे हैं, वैसा पड़ोसी नहीं रहा है। पाकिस्तान तो लगातार हरकतें करता है, चीन जो है पाकिस्तान को खुला समर्थन करता है, और चीन भी हमारे साथ कई तरह का उसका दुस्साहस लगातार जारी रहता है। कहेंगे क्या हो क्या रहा है? और ये अभी तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष आए, उन्होंने मध्यस्थता करने की बात कर दी कश्मीर समस्या पर। तो ये जो चीजें हैं डिप्लोमेटिक, उस पर हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक लेवल पर, तो ये बात तो सत्य है कि नेपाल को भी हम इसीलिए बहुत पैसा वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, और भी सिर्फ इसलिए कि वो चाइना की गोद में जाके ना बैठने पाए, भारत के ही तरफ रहे या कुछ भी हो। चाहे अभी प्रचंड की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भारत का ही रोल रहा है। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं पड़ोसियों की सबकी, तो जब प्रधानमंत्री ने मोदी ने जब ओथ ली थी तो सबसे पहले पड़ोसियों को ही बुलाया था। उसका शायद कारण ये भी बड़ा था कि कहीं ना कहीं पड़ोसियों को मिला के चलना, ये एक अपने आप में जो डिप्लोमेटिक हम बात करते हैं लेवल पे, ये सबसे एक मजबूत वो संदेश था। लेकिन यहाँ तक रही पाकिस्तान की, तो कई तरह की कोशिशें भारत की तरफ से की गई, बातचीत को लेकर के हो या फिर अचानक शादी में, उनकी बेटी की शादी में पहुंच जाना हो, तो बहुत चीजें ऐसी रही कि जिससे एक इंटरनेशनल समुदाय देख सके। क्या लगता है कि हम जानते नहीं थे पाकिस्तान का क्या रवैया है, पाकिस्तान का हम सारी चीजें जानते थे। कल तक जिन चीजों पर हम उंगली उठाते थे, फिर हमने वही दोबारा किया। और पाकिस्तान ही क्या, हम कई तरह की चर्चाएं रोक देते हैं, फिर चर्चा बढ़ा देते हैं, तो समझ में नहीं आता हम कर क्या कर रहे हैं। मामला डिप्लोमेटिक है, इसलिए बहुत तरह के अपने मायने हो सकते हैं, उस पर बहुत बातें भी नहीं होती। जी जी बिल्कुल। वो यही था कि जब पहले पड़ोसियों को साधने की बात थी या जाने के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है कि कहीं ना कहीं आप मीडिया को भी अगर आप लें तो देखिए, जब भी वार्ता होने लगती है तो हम भी बहुत ज्यादा आशान्वित हो जाते हैं कि नहीं अब इस बार कुछ नया होने वाला है। आप किसी भी समय वार्ता को देखिए, एक मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच वाला कुछ स्थितियां लगती हैं उस समय कि बहुत ज्यादा आशान्वित हो जाते हैं कि अब ये नहीं ये होगा, लेकिन जस्ट चर्चा से पहले या शुरू होने के बीच अलगाववादियों को लेकर भी कई तरह की चर्चा होती है। वो भी वैसे ही मैंने कश्मीर की बात की थी, अलगाववादियों को लेकर भी कभी हम उन्हें चर्चा में शामिल कर लेते हैं, कभी नई बात कर देते हैं, लेकिन कश्मीर जो है इस समय पत्थर लिए घूम रहा है। बिल्कुल, लेकिन कभी उसका बेनिफिट भारत को या कहिए तो नहीं हुआ, और हमेशा ऐसे ही चर्चाएं टूटती रही। इस बार भी कहीं ना कहीं हम फिर देखिए, गवर्नमेंट
कह तो जरूर रही है, लेकिन पूरी बात चर्चा की ही कर रही है फिर। अब लेकिन ये चाहता है कि अब कुछ ना कुछ विकास बोले, क्या कहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले बात तो करूंगा, आपने एक कश्मीर के संबंध में जो बात की, देखिए कश्मीर पूरा पत्थर लेके घूम रहा है ये कहना तो उचित नहीं होगा। कल मैं टीवी चैनल में लिख रहा था आधा कश्मीर लेके पत्थर, नहीं आधा भी नहीं, वहाँ के नवयुवक ही कह रहे थे, वहाँ के नवयुवक ही कह रहे थे साहब कि 2-4% लोग ऐसे हैं, 2-4% लोग ऐसे हैं जो इस तरह का लेकिन विकास जी, आपकी विचारधारा से मेल खाने वाले ज्यादातर लोग तो पूरे कश्मीर की यही बात करते हैं, पूरे देश में भी वो संदेश इसी तरह का देते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं देते। अमित शाह जी कल कश्मीर में रहे जब 2 दिन, तो वहाँ पे की बात आ गई तो फिर वो जश्न की बात भी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उनसे जो लोग मिले उसमें उन्होंने रखी बात, लोगों ने रखी बात। देखिए जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारतीय सरकार को या भारत को वृहद तौर पे क्या क्या कदम उठाने चाहिए, मुझे लगता है आज भारत में वो सब कदम उठाए जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे अल्टीमेटली हमें इस जीत को हासिल करना है, ये इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है। इंटरनेशनल दबाव बना के हमारी डिप्लोमेटिक विन हो सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इंटरनेशनल दबाव कैसे बन सकता है, यूएन में कैसे हमारी ताकत बढ़ सकती है, हम जब वहां सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनते हैं, और लगातार सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। एक चीन आड़े आ रहा है, नहीं तो हमारी लगभग जो चाहत है भारत को जहां पे होना चाहिए वहां भारत पहुंचने में है, वो भी रिजॉल्व होगा। टर्की के राष्ट्राध्यक्ष आए, उसमें भी वो चर्चा है, उन्होंने भी उस तरफ समर्थन दिया जी, उन्होंने मध्यस्थता करने का प्रस्ताव भी रख दिया। वो एक अलग विषय है, और उनकी सहानुभूति पाकिस्तान से नजर आती है। रिजवान जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जिन लोगों की सहानुभूति पाकिस्तान से थी उनको हम हमारे पाले में जब लाएंगे तो बीच में ट्रांजिशन फेज तो होगा ना, हम उसमें हैं। अब हम उस जवाब क्या देंगे, हम जवाब तो देखिए स्पष्ट है। मैंने क्या कहा, पॉलिटिकल विल हिंदुस्तान की आज यही कहती है कि जवाब तो हम कठोरतम देंगे, वो सेना तय करेगी कब देंगे, कहां देंगे, कैसे देंगे, लेकिन हमारी राजनीतिक मंशा बड़ी स्पष्ट है। चलिए, कर्नल वत्स आप हमारे साथ जुड़े, भूपेंद्र गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े, विकास भदौरिया आप हमारे साथ जुड़े, और मेरे सहयोगी आउटपुट हेड संदीप सिन्हा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जवाब हम देंगे ये सब कह रहे हैं, और ये सब उम्मीद भी लगाए बैठे हैं, लेकिन कब देंगे, कैसे देंगे, क्यों देंगे, कहां देंगे, ऐसे बहुत तरह के सवाल हैं। और सवाल यही है कि विपक्ष मानता है कि जब चीख चीख कर पाकिस्तानी मीडिया ये कहने लगे कि हम पर हमला हुआ है, ज्यादती हो रही है, तभी हमें संतोष होगा और तभी ये माना भी जाएगा कि भारत ने करारा जवाब दिया है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा यही है कि हमने जवाब देना शुरू कर दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें सच हों और देश की जनता को सुकून मिले, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी ये कोशिश जरूर जारी रखनी चाहिए कि वो जो शहीद हैं हमारे, उनके जो शीश कलम करके ले गए हैं वो शीश हमें मिले और उनका भी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो। आज पूरा देश द्रवित है उनके अंतिम संस्कार को देखकर। परिवार के लोगों की यही मंशा है, यही मांग है कि बदला लिया जाए, इसका जवाब दिया जाए, और वो आगे भी लड़ने को तैयार है। यही जज्बा है जो एक देश को ताकत भी देता है कि हम हर हाल में हर कीमत चुकाने को तैयार है देश की खातिर। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।